नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स और हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। और आज सबसे पहले रुक करेंगे हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बीजेपी विधायकों के साथ आज अहम मुलाकात होने वाली है। बीजेपी विधायक दल कार्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। भारत संकल्प यात्रा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी इस मीटिंग में। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी के विधायकों के साथ आज अहम बैठक करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। आज सुबह 11 बजे खेल विभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 12 बजे परिवहन विभाग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। आज शाम 6 बजे बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी मुख्यमंत्री की। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन भर व्यस्त रहने वाले हैं। बीजेपी विधायकों के साथ भी उनकी मीटिंग है, उसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग है। कई और मीटिंग्स में आज दिन भर व्यस्त रहने वाले हैं। तफसील से मुख्यमंत्री का शेड्यूल बताएं अनिल। देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शेड्यूल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री आज भी कई बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की जो पहली बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर होगी 11 बजे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ये बैठक है। स्पोर्ट्स मैपिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बाद 12 बजे मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठक करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इस बैठक में एजेंडे रखे जाएंगे। वहीं शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री कई बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कई बैंकों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की एक अहम बैठक 3 बजे है। बीजेपी विधायक दल कार्यालय जो सेक्टर 3 में 51 नंबर फ्लैट है, वहां पर यह बैठक है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। ये बैठक यूं तो एक मुख्यमंत्री रूटीन बैठक करते रहते हैं मुमताज। मुख्यमंत्री की कोशिश रहती है कि हर मंगलवार को बीजेपी विधायकों से मुलाकात की जाए, लेकिन आज की बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि साल 2024 की ये पहली बैठक है। साल 2024 की पहली बैठक के नाते मुख्यमंत्री तमाम विधायकों को नए साल की शुभकामनाएं देंगे। और बीजेपी चुनावी वर्ष में दाखिल कर चुके हैं क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी इस साल होने। तो ऐसे में इस बैठक में मुख्यमंत्री जो विधायकों के जो हलकों से संबंधित जितने भी कामकाज है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो रूटीन बैठक करते हैं उन बैठकों में विधायकों के हलकों से संबंधित कामकाज पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा जो विधायकों की डिमांड्स होती है वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। इसके अलावा जो विकसित भारत संकल्प यात्राएं प्रदेश भर में चल रही है, उन यात्राओं का किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, वो फीडबैक भी मुख्यमंत्री विधायकों से लेने का काम करेंगे। तो जाहिर है आज दिन भर मुख्यमंत्री मसरूफ रहने वाले हैं। अनिल, क्या लगता है इन बैठकों के दौरान कुछ अहम फैसले भी ले सकते हैं आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल? देखिए, जो सरकार से जुड़ी 3 बैठकें हैं, चाहे खेल विभाग की बैठक हो, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक हो, बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो, उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन जो विधायकों के साथ बैठक है जिसमें तो तमाम विधायक है बीजेपी के, वो मौजूद रहते हैं। निर्दलीय विधायक हो या जेजेपी के 2 से 3 विधायक, वो भी कई बार इन बैठकों में पहुंच जाते हैं, जो अपनी डिमांड्स है वो रखते हैं। ये बैठक भी एक महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं क्योंकि अब साल 2024 में हम दाखिल कर चुके हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री विधायकों को यही कहेंगे कि उनके हलकों में जितने भी विकास के काम लंबित है, सरकार की जितनी घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके। विधायकों की सरकार से किस तरीके की अपेक्षाएं, किस तरीके से चुनावी तैयारियों में जुटना है, विकसित भारत संकल्प यात्राओं का किस तरीके का फीडबैक आ रहा है। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। जो राजनीतिक किस तरीके का माहौल है उस पर भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विधायकों से फीडबैक लेते हैं। लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे।
शुक्रिया अनिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हाटी समुदाय को एसटी का हक मिल गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बयान दिया। इसे लेकर अब श्रेय लेने के लिए पार्टियों में जंग छिड़ी। लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र से मिली क्लैरिफिकेशन के बाद तुरंत फैसला लिया गया है। विरोधियों पर भी कैबिनेट मंत्री ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कुछ लोग बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम कर रहे। तो अहम खबर आपको हिमाचल प्रदेश के हवाले से दे रहे हैं। हाटी समुदाय को लेकर ये बड़ी खबर है और इस बीच अब श्रेय लेने की होड़ भी लगने लगे। सुनते हैं हर्षवर्धन चौहान ने क्या कहा। नहीं, आज मंत्रिमंडल ने, हिमाचल मंत्रिमंडल ने विधिवत रूप से हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी तरफ से भी और ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से भी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी जो है दे दी थी, मगर इसमें विधिवत त्रुटियां होने की वजह से, क्लैरिफिकेशन होने की वजह से केंद्र सरकार को रेफर बैक किया था और 3 महीने से इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी। मगर मुख्यमंत्रियों के प्रयास से और मैं खुद ट्राइबल मिनिस्टर से मिले और हमारी ट्रांसगिरी हाटी कल्याण समिति जो है वो ट्राइबल मिनिस्टर से मिली और 28 तारीख को हमने रिक्वेस्ट की कि भाई क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने भेजा है और आप क्लैरिफाई करके भेजो। सिर्फ टूटी छोटी सी बात है, एससी को इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, तो उन्होंने विधिवत रूप से क्लैरिफिकेशन भेज के 30 दिसंबर को भेज दिया है। क्योंकि 31 दिसंबर को संडे था, छुट्टी थी और मंडे को आज 1 जनवरी को नए साल का तोहफा हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को दिया है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। प्रदीप, लंबे संघर्ष के बाद हाटी तबके को एसटी का हक दिया गया है और जाहिर सी बात है, जैसे कि अंदेशे थे, इस खबर की तस्दीक होने के बाद अब श्रेय लेने की होड़ लगी रहेगी और यही हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। तफसील से पूरी खबर बताएं प्रदीप, कितना लंबा ये संघर्ष चला है ये भी बताइए। हाटी समुदाय के लिए इस दर्जे का मिल जाना कितनी बड़ी बात है, कितनी अहमियत है उनकी? बिल्कुल, देखिए, सिरमौर का समुदाय है और ट्रांसगिरी का, जिसे गिरी क्षेत्र भी कहते हैं, जब हिमाचल प्रदेश था उस वक्त इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश तक का, उत्तर प्रदेश और वर्तमान का उत्तराखंड, उसमें चला गया था, जिसे आज जौनसार बाबर के नाम से जाना जाता है। और एक हिस्सा जो गिरिपाद है वो हिमाचल प्रदेश में रह गया था। और ऐसे में ये जो लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, ये उस वक्त से डिमांड कर रहे थे कि ठीक वैसे ही जौनसार बाबर के लोग हैं उनकी तरफ में एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत पहले ये मिल चुका है। और अब हम कहते हैं कि एक बड़ी लड़ाई जिसे अब जीत लिया गया है और उसमें एसटी समुदाय को एसटी का हकदार बन गया है। बाकायदा इसकी राज्य सरकार ने नोटिस भी कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बिल को पहले ही पारित किया था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उसके बाद राज्य सरकार ने इस बिल को अडॉप्ट करना था और इसका प्रोसेस पिछले कैबिनेट बैठक में पूरा किया गया। इस बिल को अडॉप्ट किया गया। उसके बाद इसमें जो नोटिफिकेशन होनी थी वो की गई है। जो इस वक्त एसटी के हिमाचल प्रदेश में 10 समुदाय है, उसके बाद अब ये 11वां समुदाय समुदाय हो गया है। हालांकि इस संघर्ष अलग अलग समय पर बहुत तेजी से चलता रहा, लेकिन 2012 के बाद इस संघर्ष में थोड़ी तेजी पकड़ी और जो हाटी समुदाय है वो एक मंच पर आना शुरू हुआ। हालांकि इसमें भी कांग्रेस भाजपा अलग अलग वर्ग जो है बंटे हुए थे, लेकिन सबने अपने अपने मंच पर लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त भाजपा ने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसमें ये कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी तो हम इस एसटी का दर्जा हाटी को देंगे। ये बात हुई थी और उसके बाद 2019 से जो अब तक का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, इसी बीच इसको पूर्ण किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि इसको लेकर राज्य सरकार ने भी 2012 से 17 के बीच में एक रिपोर्ट जो है यहाँ का जो ट्राइबल स्टडीज डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, उसने हाटी को एसटी का दर्जा देने के लिए दी थी। तब वीरभद्र सरकार प्रदेश में थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर बेशक इसमें प्रयास किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का अहम रोल रहा और उसमें बीजेपी ने इसको मुद्दे को बड़े अपने हाथों में लिया। और तब के जो शिलाई के विधायक श्री बलदेव तोमर, जो आजकल
जो उस वक्त विधायक थे, तो उन्होंने भी इस विषय को उस वक्त उठाया था। लेकिन यहाँ पर अब एसटी का जो दर्जा मिल चुका है, उस पर स्टे लेने की होड़ जरूर मच गई है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, हाथी का जो ये विषय रहा, उसको लेकर विपक्षी दल और खासतौर पर कुछ जो हाथी समितियां वहां से बनी थी, उन्होंने बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम किया और सरकार को डिटेन करने की कोशिश की। जबकि सरकार ने अपने स्तर पर सारे प्रयास किए हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को भटकाने, लटकाने का काम यहाँ पर किया और क्लैरिफिकेशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस बिल को एडॉप्ट करने में समय लग गया, उसको समय लगाया गया। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सदैव लेने की होड़ जरूर मच गई है, क्योंकि अब अधिसूचना जारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में इसका अहम रोल रहने वाला है। हालांकि इसके साथ जो एसटी समुदाय का इसमें जो विरोध था, उसको देखते हुए इस नोटिफिकेशन से उनको एक्सक्लूड किया गया है, यानी उन्हें बाहर रखा गया है और ऐसी उनकी मांग भी थी। लेकिन इसमें अभी भी उनकी तरफ से कुछ विरोध किया जा रहा है। उसके एट्रोसिटी एक्ट को लेकर विरोध किया जा रहा है कि जब एसटी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा तो एट्रोसिटी एक्ट उन पर भी लागू नहीं होगा और ऐसी स्थिति में जो वहाँ एसटी के लोग हैं उनकी अधिकारों का हनन होगा। ये बात उनकी तरफ से जरूर कही जा रही है। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि आने वाले में समय में इस पूरे हाथी को जो एसटी का दर्जा मिला है, अब इसका सियासी रंग क्या लेता है और इसके सियासी नफा नुकसान क्या होते हैं, किस पार्टी को फायदा मिलता है, किस पार्टी को नुकसान मिलता है या कम फायदा उसको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे एक बार फिर। तो हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गिरपार क्षेत्र को शुभकामनाएं, हमने जो वादा किया था वो निभा दिया। कांग्रेस ने राजनीति का विषय बनाकर हजारों हाटी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने अटकाने, लटकाने और भटकाने का खूब प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तमाम बातें कही हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तमाम बातें कही। प्रदीप, हमने बताया अपने दर्शकों को कि अब जाहिर सी बात है श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है तमाम सियासी जमातों में। इस पर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया इसे लेकर। उन्होंने कहा कि जो वादा किया था वो निभाया गया है। हाटी समुदाय से जो हमने वादा किया था, वो ये भी कह रहे कि कांग्रेस ने इस मामले में सिर्फ राजनीति की है। बिल्कुल, देखिए, यही बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है और इसमें भाजपा के भी और जो कांग्रेस के नेता भी अपने अपने स्तर पर अब बयान दे रहे हैं और उसमें हाथी के मुद्दे को लेकर किसका ज्यादा रोल रहा इसमें एसटी का दर्जा दिलाने का, इसमें सभी नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी पिछले कल जब नोटिफिकेशन जारी हुई उसके बाद जो गिरपार के लोग हैं उनको शुभकामनाएं भी दी और कहा कि जो हमारी तरफ से वायदा किया गया था, यानी जब मैनिफेस्टो बनाया गया था उस वक्त ये वायदा किया गया था कि हम जो हाथी के लोग हैं, गिरपार के लोग हैं, 1,60,000 की डिग्री ये उनकी शिक्षा बनती है, इनको एसटी का हक देंगे जो इन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे में जो भटकाने की कोशिश की गई, इसमें एक का नोटिफिकेशन को लटकाने की इसका काम जो है यहाँ पर किया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार का रोल ठीक नहीं रहा है, ये इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में अब बयानबाजी का दौर हम संभवतः देख पाएंगे कि आने वाले समय में भी ये लंबा जो है बयानबाजी का दौर चलता रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया कि जो हाथी समुदाय वहाँ की जो समितियां बनी थी, उन्होंने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को भी कई बार आड़े हाथों लिया, उनको हाथी विरोधी तक करार दिया था। लेकिन जब पिछले कल हमने उनसे भी पूछा कि आपको इस तरह का बातें, जो पिछलाई के विधायक भी हैं हर्षवर्धन चौहान, तो आपको जिस तरह से बयान जो है यहाँ पर दिया गया है तो उसको लेकर क्या कहेंगे, तो उनका सीधा कहना यही था कि कुछ लोग भाजपा के पिट्ठू बनकर, भाजपा का चोला पहनकर यहाँ आ रहे थे। सचिवालय में जब हमने संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की उस दौरान भी कुछ लोगों ने नारेबाजी वहाँ पर सचिवालय के भीतर की, जो ठीक नहीं, जिससे हम शर्मिंदा हुए हैं। तो बयानबाजी का दौर और श्रेय लेने की होड़ ये हाथी के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो वो आने वाले दौर में भी जारी रहेगी और खासतौर पर लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा। बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप, इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे पंजाब का। पंजाब सरकार ने गोइंदवाल साहब स्थित 540 मेगावाट के जीवीके कंपनी के थर्मल प्लांट को खरीद लिया है।
पावरकॉम ने इसे 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इसका नाम गुरु अमरदास थर्मल प्लांट होगा। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये अब तक का सबसे सस्ता थर्मल प्लांट है। इससे पहले 4 निजी थर्मल प्लांट बिके हैं, जिनकी औसत कीमत 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ प्रति मेगावाट रही है, जबकि पंजाब सरकार ने मात्र 6 साल पहले ही शुरू हुए थर्मल प्लांट को 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से खरीद लिया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान भी दिया, सुनते हैं जरा। कि आम तौर पर सरकारी इदारे ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ PSPCL ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਰਨਿੰਗ ਹੈ, 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1080 करोड़ रुपए च खरीदे। हमारे साथ मेरे साथी हरसिमरत पॉल इस वक्त बनी हुई है, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब से एक अहम खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि आमतौर पर सरकारी वेंचर्स को प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने पहली बार एक प्राइवेट प्लांट को खरीदा है और इससे लेकर वो काफी पुरुम्मीद भी है कि आगे जाकर ये प्लांट बेहतरीन काम करेगा, बिजली के उत्पादन में एक बड़ा रोल अदा करेगा। हरसिमरत, पूरी खबर बताइए सर। बिल्कुल मुमताज, खुश की बात इसलिए है क्योंकि नए साल पर जनता को तोहफा जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे, क्योंकि एक किस्सा भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि साल 1981 में मैंने 600 रुपए की दिहाड़ी यहाँ पर की थी। दिहाड़ी कुछ इस तरह थी कि उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम पेश किया था जिसमें वो बतौर कलाकार आए थे और उस प्रोग्राम के उन्हें 600 रुपए मिले थे। और इसको लेकर के पहले भी जो और बाकी अगर पार्टियों की मैं बात करूं तो वो मुख्यमंत्री पर तंज कसती रही हैं। तो आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने वो थर्मल प्लांट पावर ही खरीद लिया है। आपको बताएं कि इसको लेकर के और भी ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि इससे पहला पंजाब सरकार की पछवाड़ा माइन जो है, कोयला माइन, वो चल रही है। कोयला खुद का पंजाब सरकार का है। इसके बाद एक थर्मल पावर अगर पंजाब सरकार के पास आ जाता है तो ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जिस तरह देखा जा रहा है कि पंजाब में मुफ्त बिजली जो है वो दी जा रही है, लोगों को 600 यूनिट जो है 2 महीने के दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब बिजली का उत्पादन होगा तो ये और भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अगर अब की बात की जाए तो प्राइवेट जो थर्मल है उनसे तकरीबन 9 से 10 रुपए प्रति यूनिट हिसाब से बिजली पड़ती है, पर जब ये थर्मल पावर सरकार के हिस्से आ जाएगा तो बिजली जो है वो 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे सीधा 500 करोड़ का फायदा जो है वो सरकार को होने वाला है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि जब समझौते हुए थे बिजली के प्राइवेट लोगों के साथ तो अन्य सरकारों में हुए थे, और उसको लेकर के शुरू से ही जब आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं थी तब भी आवाज उठाती रही है। और इसको लेकर के अब भी जो है आप देखिए कि कितना बड़ा काम कर दिखाया है कि एक सरकार ने प्राइवेट थर्मल जो है वो खरीद लिया है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि ये एक गुप्त प्रक्रिया थी जो कि तकरीबन जून से चल रही थी। 6 महीने की ये प्रक्रिया चली और गुपचुप तरीके से जो है ये प्लांट सरकार ने खरीदा है और इसको 1080 करोड़ रुपए जो है इसके दिए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि जब ये प्लांट काम नहीं कर रहा था तब तकरीबन 1718 करोड़ रुपए जो है इसके देने पड़े थे। तो आपको ये भी बता दें कि इसकी जो क्षमता है वो 61% की है, जबकि ये 34% काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि इसको आगे ले जाकर के 75 से 100% काम करने के ऊपर लगाया जाएगा और इससे सिर्फ पंजाब के लोगों को बिजली का ही नहीं बल्कि रोजगार में भी फायदा मिलेगा। यानी पंजाब के लिए एक माइलस्टोन होगा ये फैसला पंजाब सरकार का। बेहद शुक्रिया हरसिमरत पॉल, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबर की तह तक में अब हम रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड के लिए चुनावी साल है, चुनावी मोड में नजर आएगी बीजेपी और कांग्रेस। लोकसभा और नगर निकाय के साथ साथ पंचायत चुनाव भी है। यहाँ पर मंगलौर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव में दबदबा कायम रखना चाहेगी बीजेपी अपना। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। पिछले 2 उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली है। उत्तराखंड के सियासी समीकरण को समझने के लिए मेरे साथी नासिर हुसैन बने हुए मेरे साथ। नासिर, चुनावी साल है, हर लिहाज से उत्तराखंड उपचुनाव भी होने वाला है, लोकसभा चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है। यहाँ पर
जरा बताइए किस किस्म की जोर आजमाइश चल रही है यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के बीच। उत्तराखंड में अगर हम सियासी समीकरण की बात करें तो इसलिए सियासी समीकरण जो है वो उत्तराखंड में कांग्रेस पर भारी नजर आ रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी लगातार तमाम चुनाव में जीत हासिल करते जा रही। बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाई, उसके बाद 2022 में सरकार बनाई। 5 सांसद बीजेपी के हैं, 3 लोग राज्यसभा सांसद बीजेपी के हैं, और जितने भी अभी तक उपचुनाव हुए हैं उन सभी उपचुनाव बीजेपी ने जीते हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, नगर निकाय चुनाव है, और उससे पहले एक उपचुनाव भी होना है, यानी मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस कैसे इन चुनाव से पार पाती है, क्योंकि अभी तक जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में रही है पिछले अगर हम 7 सालों की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी बाजी मारती नजर आती है। लेकिन से अब कांग्रेस दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उन तमाम चुनाव पर जीत हासिल करेगी और स्थिति बदल रही है, कांग्रेस का यह कहना है। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये चुनौती कम इसलिए इस लिहाज से नहीं होती है क्योंकि 3 चुनाव होने हैं, जिसमें उपचुनाव मंगलौर की बात करें या फिर नगर निकाय चुनाव की बात करें, दोनों चुनाव होने हैं। क्योंकि अब फिलहाल नगर निकाय चुनाव को टाल दिया गया है, नगर निकाय चुनाव शायद लोकसभा चुनाव के बाद होंगे, लेकिन जो उपचुनाव होना है मंगलौर सीट पर वो शायद लोकसभा चुनाव के साथ होगा या लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है। तो ये एक ट्रायल होगा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, वो कैसे क्या लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सर्वे कराए जा चुके हैं। सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं थोड़ा झटका बीजेपी को जरूर लग सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी अपनी तैयारियां पूरी जोर शोर से कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। अब देखना ये होगा कि स्थिति कैसी पैदा होती है, क्योंकि जिस तरह के अब तक के हालात है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंडिंग का माहौल भी सरकार सत्ता में जो पार्टी होती है उसके खिलाफ बनाता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है तो वो स्थिति भी बनती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस अपनी उस हार की स्थिति से कहीं ना कहीं पार पाती है और कहीं ना कहीं जीत की तरफ जाती है। दूसरी तरफ जो चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी ये साबित करना है कि उनका जो 5 साल का सरकार का कार्यकाल रहा, उसके बाद जो अब नई सरकार धार्मिक सरकार बनी उसका कार्यकाल रहा, जो धार्मिक सरकार ने कामकाज किए वो कितने कारगर साबित हुए हैं, क्या फायदा जनता को मिला है, और उन्हीं सबके जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जाएगा, उसके लिहाज से बीजेपी अब चुनाव में जाएगी और उसको किस तरह की स्थिति में उसको वोट मिलता है या फिर जो 5 सीट है वो एक बार जीत पाती है या नहीं। ये तमाम तरह के सवाल हैं बीजेपी के सामने, और ये चुनौतियां, इन चुनौतियों से किस तरह से पार पाती है बीजेपी, देखने वाली बात। और नासिर, जाहिर सी बात है चैलेंजेस किसी के लिए भी कम नहीं है, पर अभी अगर सरगर्मियों को देखकर बात की जाए तो कौन ज्यादा एक्टिव है फिलहाल उत्तराखंड में? देखिए, अगर उत्तराखंड में एक्टिवनेस की बात करें तो सरकार और सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों अपने अपने लिहाज से एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ तो बीजेपी लगातार तमाम तरह के कामकाज कर रही है, चाहे उन्होंने नौकरियों में जो धांधलियां चल रही थी उसको रोकने का काम किया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम जो करीब 40 से ज्यादा अधिकारी को जेल भेजने की बात की गई। 2023 का जो साल रहा है उसमें बीजेपी ने कई बड़े काम किए हैं, जिसमें उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, या फिर तमाम भ्रष्टाचारी है। सबसे बड़ी बात यह कि धार्मिक सरकार में करीब 40 बड़े अधिकारियों को जेल भेजा गया जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। यानी जीरो टॉलरेंस की जो बात बीजेपी कहती रही है उस पर कहीं ना कहीं खरा साबित करने की कोशिश हुई है बीजेपी की। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसमें अंकिता हत्याकांड का जो मामला था, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के घेरने का प्रयास किया गया, कई भ्रष्टाचारियों के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ इसके अलावा तो राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर भी घेरने का प्रयास सरकार को किया गया। तो अपने अपनी तरीके से दोनों पार्टियां एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां है उसको बताकर जनता के सामने जाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर कहीं ना कहीं जनता, यानी मुकाबला दिलचस्प होगा नासिर। उत्तराखंड में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बेहद शुक्रिया आपका नासिर, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ।
इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।